हेलो एंड वेलकम टू ओनली यूपीएससी स्टूडेंट्स। पिछले इकोनॉमिक्स की क्लास में हमने इन्फ्लेशन पढ़ना शुरू किया था और उस क्लास में हमने इन्फ्लेशन की परिभाषा, इन्फ्लेशन से संबंधित और जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी कि किस प्रकार जिस मुद्रा की क्रय क्षमता जीरो हो जाती है उसको बंद कर दिया जाता है, इसको समझा था। और साथ ही साथ हमने यह भी समझा था कि इन्फ्लेशन के कारण के आधार पर जो इन्फ्लेशन का वर्गीकरण है वो तीन प्रकार है: मांग आधारित, लागत आधारित और संरचनात्मक। और उसमें से मांग आधारित का वर्णन हमने कर लिया था, यानी कि उस पर चर्चा कर ली थी। इस क्लास में हमें उससे आगे चर्चा करनी है। तो आइए शुरुआत करते हैं। जो विद्यार्थी पिछला क्लास नहीं देखे हैं पहले पिछला क्लास देख लें, उसके बाद ही उन्हें क्लास समझ में आएगी, ठीक है। और कोई समस्या वाली बात नहीं, क्लास आपको नहीं मिलेगी। आप जहां पर वीडियो आपको मिलता है चैनल को खोल लीजिए और प्लेलिस्ट में चले जाइए। प्लेलिस्ट में आपको ऊपर ही दिख जाएगा CSC 2021 इकोनॉमिक्स, उसमें आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, ठीक है। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को हिंदी में कहते हैं मुद्रास्फीति। अब मुद्रास्फीति के कारण के आधार पर इसका हमने वर्गीकरण किया था। तो इसमें इसके वर्गीकरण में इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं। जो पहला था मांग आधारित था, मांग प्रेरित कह सकते हैं या मांग आधारित मुद्रास्फीति। जो दूसरा था वो था लागत आधारित या लागत प्रेरित। और तीसरा है आपका संरचनात्मक। तो हमने इसकी चर्चा कर ली है, इन दोनों की चर्चा करनी है। और इसी के अंतर्गत मुझे सब टॉपिक की चर्चा करनी है, जिसमें है जमाखोरी, व्यावसायिक समूहीकरण, समूहीकरण तथा कालाबाजारी।
कि ये जो महंगाई हो रही है इसको कंट्रोल किया जाए। अब वो सब्सिडी लगा के करती क्या है, ये डीजल और पेट्रोल के दाम जब ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो सरकार सब्सिडी लगा करके उसके दाम को कम कर लेती है, तो इसलिए ये कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, तो ये है आपका लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। चलिए अब अगले पर चर्चा करते हैं, जो कि है संरचनात्मक मुद्रास्फीति। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। पिछली बार मेंस में एक सवाल यहां से आया था, अच्छा सवाल आया था। संरचनात्मक स्ट्रक्चर, ठीक है, संरचनात्मक मुद्रास्फीति, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। ठीक है, अब संरचनात्मक मुद्रास्फीति का क्या मतलब है, इस पर बात करते हैं। जब सब कुछ ठीक हो, यानी कि डिमांड भी नियत है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है और लागत भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, फिर भी अगर किसी चीज़ का दाम बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तो उसका जो वजह है वो संरचनात्मक हो सकता है। संरचनात्मक का मतलब क्या होता है कि जैसे प्रोडक्शन तो मान लीजिए हो रहा है, लेकिन उसकी डंपिंग हो जा रही है, उसकी जमाखोरी हो जा रही है, उसकी कालाबाजारी कर दी जा रही है, या व्यवसायिक सामूहिकरण कर दिया जा रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि उसका दाम बढ़ जा रहा है। अब इसको समझते हैं कि है क्या मामला। मामला ये है, संरचनात्मक मुद्रास्फीति को समझने से पहले इन चीज़ों को अगर समझ लेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। और ये जो संरचनात्मक मुद्रास्फीति, इसको एक लाइन में अगर मैं कहूँ कि अगर प्रोडक्शन के डिस्ट्रीब्यूशन में बाधा उत्पन्न होने के कारण कोई इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है, तो उस मुद्रास्फीति को संरचनात्मक मुद्रास्फीति या स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन कहेंगे। ठीक है, अब उसके पीछे जो प्रभाव करने वाले जो चीजें, ठीक है, जो प्रभाव करने वाले कारक हैं, उनको जरा समझ लेते हैं कि कैसे वो प्रभावित करते हैं। तो एक है जमाखोरी। ठीक है, अब जमाखोरी किस प्रकार जो है प्रभावित करता है चीजों को। तो मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में गेहूं का प्रोडक्शन क्या हुआ, अच्छा हो गया। ठीक है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में गेहूं का प्रोडक्शन अच्छा हो गया, तो जो व्यापारी लोग हैं, जो बड़े व्यापारी हैं, उन्होंने किया क्या कि जब गेहूं का उत्पादन हुआ, यानी कि जब हार्वेस्टिंग हुई, फसल किसान के घर आया, तो उस वक्त ज्यादा फसल उपलब्ध था और उन्होंने कम दाम पे उसको खरीद कर स्टोर कर लिया। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, उसको अपने पास डंप कर लिया, क्योंकि उनके पास बड़े बड़े गोदाम होते हैं, उनके पास कोल्ड स्टोरेज होते हैं, तो उसको डंप कर सकते हैं। अब उन्होंने किया क्या कि उसको डंप करके रख लिया। उसके बाद में जब प्रोडक्शन का एक जो है एक बड़ी मात्रा में एक हिस्सा जो है अलग हो गया मार्केट से, तो उसकी मांग में तो बढ़ोतरी होगी ही ना। ठीक है, अब गेहूं आता है और जाता है, यानी कि किसान अपने खाने भर का रखता है, बाकी बेच देता है, तो उससे अन्य लोग खाते हैं जो खरीद कर खाते हैं। जैसे शहर के लोग खेती तो करते नहीं है, उनको तो खरीदना है ना, आशीर्वाद का आटा, फलाने का आटा, ठिकाने का आटा, या उसी गेहूं से मैगी बनेगा, उसी गेहूं से आपका ब्रेड बनेगा, तो उसको खाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं गेहूं का डिमांड तो होगा ही। अब हुआ क्या कि जमाखोरी की वजह से इन सारे चीजों का दाम क्या हुआ, बढ़ गया, और वो अपना वहां पर जो है रख के मजा काट रहे हैं। तो अगर वो इस तरीके से सामानों को इकट्ठा कर लेंगे तो निश्चित तौर पर उसका जो है डिमांड बढ़ेगा और महंगाई बढ़ जाएगी। फिर वो करेंगे क्या कि धीरे धीरे करके उसको बेचेंगे और तगड़ा मुनाफा कमाएंगे। इसको कहते हैं जमाखोरी। यानी कि जब आप जो है अत्यधिक चीजों को इकट्ठा करके रख लिया जाए और उसके महंगा होने का इंतजार किया जाए, फिर धीरे धीरे करके उसको बेचा जाए, तो इसको जमाखोरी कहते हैं। ठीक है, और इस जमाखोरी को काउंटर करने के लिए सरकार के पास होते हैं इक्विपमेंट होते हैं, उसको जो है छापा मारते हैं, वो उनके पास अधिकारी होते हैं जो जाके पता लगा दें कि कहाँ ऐसा हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसका एक और तरीका होता है इस जमाखोरी को काउंटर करने का, और वो तरीका ये है कि सरकार करती क्या है कि जो मूलभूत आवश्यकता की चीजें हैं उसको खुद स्टोर करती है। जैसे चावल है, गेहूं है, दाल है, इसका स्टोर वो खुद कर लेती है
उससे होता क्या है कि जब कोई बड़े व्यापारी लोग डंपिंग कर लेते हैं सामान का, तो सरकार क्या करती है कि मांग को बढ़ने ना पाए, इसके लिए अपने पास जो सामान है उसको मार्केट में उतार देती है। अब इन जो बनिया लोग दबाए हुए थे ना, उनको निकालना पड़ता है। तो ये सरकार का एक तरीका हो सकता है, और जिस तरीके को सरकार अपनाती भी है। इसको उदाहरण समझिए, मान लीजिए कि 100 किलो गेहूं उत्पादित हुआ था, ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। 100 किलो गेहूं उत्पादित हुआ। अब एक कोई बनिया है, ये इन्होंने क्या किया कि इसमें से 50 किलो गेहूं खरीदा और अपने पास डंप कर लिया। इन्होंने इसको डंप कर लिया, अब मार्केट में नहीं जाने दे रहे हैं इसको, ठीक है। इसमें से 30 किलो गेहूं मान लीजिए कि सरकार ने खरीदा था, क्योंकि अभी जो किसान बिल आया है, इससे पहले क्या है, अभी अगर ये लागू हो जाएगा, अभी तो फिलहाल लागू नहीं हुआ है, उससे पहले क्या होता था कि मंडियों के माध्यम से सरकार खरीदारी करवाती थी। अभी तो उन्होंने कहा कि उद्योगपति डायरेक्ट खरीदेंगे। तो मान लीजिए कि 30 केजी किसने, सरकार ने खरीद लिया था, और बाकी जो 20 केजी था, सॉरी, जो 20 केजी था, ये मार्केट में चल रहा था लोगों की आवश्यकता के लिए। अब 20 केजी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा मार्केट में, उसके बाद डिमांड क्रिएट होगी। जब डिमांड क्रिएट होगी तो ये जो बनिया महोदय हैं, ये इस शिकार में बैठे हुए थे कि जैसे ही मांग बढ़ेगी, हम अपना गेहूं धीरे धीरे निकालेंगे और मोटा रकम कमाएंगे। यही तो उनका प्लान था। लेकिन इस प्लान को काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट के पास क्या है, यह 30 केजी रखा हुआ है, और गवर्नमेंट करेगी क्या, मार्केट में इस 30 केजी को भेज देगी, और ये लाला के दिमाग को जो है घुमा देगी। ये लाला को मजबूरी में अपना गेहूं निकालना पड़ेगा, नहीं तो कब तक रखे रहेंगे। पैसा अगर फंसाया तो उसका लाभ तो निकालना है ना। तो ये तरीका होता है गवर्नमेंट का। अभी जो फार्मर बिल आया, गवर्नमेंट लेकर के आई है, उसके कमियों में एक कमी ये हो सकती है, अगर डायरेक्ट आपने कह दिया कि जो उद्योगपति हैं वो खरीदें किसान से, ठीक है, अगर वो डंप कर लिया तो ये ऐसी समस्या उत्पन्न होगी कि नहीं होगी। अगर गवर्नमेंट नहीं खरीद रही है तो ये इस समस्या को काउंटर नहीं कर पाएंगे, और अचानक बीच बीच में महंगाई बढ़ जाएगी और सरकार के पास कोई इक्विपमेंट नहीं होगा कि उसको काउंटर कर पाए। तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसको आप समझ गए होंगे, ये आपके मेंस के सवाल में आपको मिल सकता है, ठीक है। तो ये था आपका संरचनात्मक मुद्रास्फीति में एक जो उसका कारक है जमाखोरी। दूसरा ये है सामूहिक व्यवसायीकरण। सामूहिक व्यवसायीकरण क्या है, इसको समझते हैं। जमाखोरी उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। सामूहिक व्यवसायीकरण क्या होता है? सामूहिक व्यवसायीकरण का बहुत सिंपल सा मतलब है, जैसे आप अपने बाजार में जाते हैं सब्जी खरीदने के लिए, तो सब्जी खरीदने के लिए वहां पर देखते हैं कि 20 ठेले लगे हुए हैं, किसी एक ठेले पर सब्जी बिक नहीं रहा है। तो 20 ठेले पर लगने की वजह से होता क्या है कि कंपटीशन होता है, और व्यापार में कंपटीशन बहुत जरूरी है। अगर कंपटीशन नहीं होगा तो जियो और एयरटेल की तरह आप फंस जाइएगा। कैसे? इसको ऐसे समझ लीजिए कि अगर आपके पास केवल 2 ऑप्शन हो, यानी कि आपके वोडाफोन और आइडिया का नेटवर्क नहीं काम कर रहा है, तो आप करेंगे क्या, आप निर्भर हो जाएंगे जियो और एयरटेल पर। और जियो एयरटेल कहेंगे कि हम अच्छे नेटवर्क के लिए 500 रुपए की जगह पर 1000 रुपए चार्ज करेंगे। अब या तो आप मोबाइल का यूज करना बंद कर दीजिए, तो आप कर नहीं पाएंगे। तो यानी कि हुआ क्या कि कंपटीशन खत्म होने की वजह से आप डिपेंडेंट हो गए 2 कंपनियों पर, एयरटेल और जियो पर। अब जैसे मर्जी दाम बढ़ाएं और आपको लेना पड़ेगा, और नहीं लेंगे तो कहां जाएंगे, लेना पड़ेगा ना। इसीलिए मार्केट में बहुत जरूरी है कि कंपटीशन हो। अगर कंपटीशन नहीं होगा तो मोनोपोली स्थापित हो जाएगी, ठीक है। तो सामूहिक व्यवसायीकरण को हम समझ रहे हैं। तो मान लीजिए कि 4 व्यापारी हैं, ए बी सी और डी, ये 4 व्यापारी हैं, और किसी एक, मान लीजिए सब्जी का व्यापार कर रहे हैं। अब आप सब्जी खरीदने जाते हैं तो ये चारों व्यापारी सोचेंगे कि आप उनके ग्राहक बन जाए, जाकर के उनके यहाँ सब्जी खरीदेंगे, उनको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये चारों लोग एक दिन बैठे हैं और मीटिंग करें कि ऐसा है भाई, लोग अपना फायदा करने के लिए ऐसा करते हैं कि आलू का एक रेट हम निर्धारित कर लेते हैं, हम इससे नीचे नहीं बेचेंगे। मान लीजिए जेन्युइन तरीके से आलू का रेट कितना है, 30 रुपया पर केजी। 30 रुपया पर केजी आलू का रेट है। और ये जितने कॉम्पिटिटर थे जो बेच रहे थे आलू, इन्होंने एक मीटिंग किया और कहा कि चलो आलू का रेट हम सब मिल करके 10 रुपया बढ़ा देते हैं, यानी कि 40 रुपया पर केजी कर लेते हैं। क्योंकि बेचने वाले तो हम ही 4 लोग हैं, हमारे 4 के अलावा तो कोई है नहीं बेचने वाला,
हम ही 4 लोग हैं, तो ऐसा करते सब लोग मिलके दाम बढ़ा लेते हैं। अब ग्राहक जाएगा कहाँ? या तो आलू नहीं खाएगा, और अगर आलू खाएगा तो 40 रुपए पर केजी में खाएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं सामूहिक व्यवसायीकरण। इससे भी क्या हो गया कि दाम बढ़ गया। यहां पर 30 रुपए पर केजी था, यहां पर 40 रुपए पर केजी हो गया। ना तो टैक्स बढ़ रहा है, ना तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ना जो है आने जाने का भाड़ा बढ़ रहा है, फिर भी आप देख रहे हैं कि वस्तु का दाम क्या है, बढ़ रहा है। तो ये क्या है? ये आपका संरचनात्मक यानी कि स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन है। ठीक है, और इस किसकी वजह से हो रहा है? ये आपस में व्यापारियों के मिल बैठकर जो है बांटने की वजह से, कि आओ मिल बैठकर जनता को लूटते हैं, उस प्लान की वजह से ये हो रहा है। जो मैंने अभी आपको जियो और एयरटेल का उदाहरण दिया, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर चरितार्थ भी हो रहा है। इससे पहले क्या था कि आपके पास कई ऑप्शन होते थे। आपके पास यूनिनार, टेलीनार जो भी था, आपके पास वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, जियो होता था। अभी क्या हुआ कि जियो ने क्या किया कि सारे कॉम्पिटिटर को मार्केट से बाहर कर दिया। अब उसकी वजह से हुआ क्या कि उसकी मोनोपोली स्थापित हो गई। अगर आपको नेटवर्क यूज करना है, आपको मोबाइल यूज करना है, आपको इंटरनेट चलाना है, तो वो चाहे 1000 रुपए में 1 GB बेचेगा या 10,000 रुपए में बेचेगा, आपको लेना पड़ेगा। तो इसको कहते हैं कि मोनोपोली। और एक दो, अब मान लीजिए भी एयरटेल और जियो बड़ा अच्छा चल रहा है, इन्हीं दोनों का चल रहा है मार्केट। अब दोनों लोग मिलकर के मिल बैठ लें, कहीं भैया ऐसा है कि अपना फायदा करो, तुम भी करो हम भी करें, और थोड़ा दाम को बूस्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, जनता को लेना ही पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति तब उत्पन्न होती है। इसकी वजह से क्या होता है? स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन क्रिएट होता है। ठीक, अब इसमें से एक और बच गया है काला बाजारी, उसको भी समझ लेते हैं। काला बाजारी क्या है? काला बाजारी दिल्ली में एक मुख्यमंत्री हुए थे मदन लाल खुराना। तो मदन लाल खुराना की सरकार चली गई थी इस कालाबाजारी की वजह से। एक बार कालाबाजारी एक कलंक के तरीके से देखा जाता है अर्थव्यवस्था में। तो कालाबाजारी में कुछ भी काला नहीं होता है, बस मतलब यह है कि जैसे किसी चीज का सामान, किसी सामान का दाम बढ़ रहा है। मान लीजिए कि प्याज का दाम एकाएक बढ़ गया। ठीक है, अब सरकार ने देखा कि प्याज का दाम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, अचानक लोग उसका मांग बढ़ा दिए, तो गवर्नमेंट करती क्या है कि उस पर सब्सिडी दे देती है। ठीक है, कि लोगों का जो है खर्चा उस पर कम लगे। तो सब्सिडी देने का कई तरीका होता है। एक तो को प्रोड्यूसर को पैसा दे दे कि आप ऐसा कीजिए कि जो आपका नुकसान हो रहा है वो 20 रुपए हमसे ले लीजिए, लेकिन जो आम आदमी उसको सस्ता बेच दीजिए। तो एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये होगा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर दे, जो मोदी जी लगातार कहते रहते हैं, और इसका उन्होंने खूब अपने कार्यकाल में प्रयोग भी किया। अच्छी बात है ये कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर दीजिए, आप जनता को सीधे पैसे दे दीजिए कि आप जाकर के खरीद लीजिए। तो उन्होंने किया क्या कि पैसा दे दे कि जाकर के आप खरीद लीजिए। ये एक अच्छा तरीका है। पहले होता क्या था कि सामानों का दाम जब बढ़ा, गवर्नमेंट ने उसके लिए कुछ उपाय किए कि सस्ता हो जाए, लेकिन जो बनिया है, जो बेचने वाला है, वो उस दाम को घटा नहीं रहा है। तो इसको कहते हैं काला बाजारी। ठीक है, अगर सरकार ने कुछ व्यवस्थाएं करके, पैसे दे करके, कोई स्कीम ला करके कोशिश किया कि जो वस्तु महंगी हो रही है उसका कीमत कम हो जाए, फिर भी अगर कोई बनिया है उससे कीमत को नहीं कम कर रहा है, तो इसे कहते हैं काला बाजारी। ठीक है, जैसे अभी जीएसटी में ही मुनाफाखोरी प्राधिकरण का गठन किया गया है कि अगर कोई व्यापारी जीएसटी का लाभ जनता को नहीं पहुंचा रहा है तो क्या करेगा? ये मुनाफाखोरी प्राधिकरण उसको पकड़ेगा, उसको सजा देगा, उसका लाइसेंस रद्द कर देगा। तो इसी प्रकार से जो है कालाबाजारी काम करता है। इसको रोकने के लिए सरकार बहुत सारे उपाय भी करती है। तो ये है कालाबाजारी। अब आप ये समझ गए होंगे कि ये तीनों चीज क्या है? स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन को क्या करती हैं? बढ़ा देती हैं। यानी कि सामान का जो कॉस्ट है बनने का वो भी नहीं बढ़ रहा है, ढुलाई का जो कॉस्ट है वो भी नहीं बढ़ रहा है, सरकार टैक्स भी नहीं बढ़ा रही है, फिर भी यहाँ पर क्या है? महंगाई बढ़ जा रही है। तो उसको कहते हैं संरचनात्मक मुद्रास्फीति। तो उम्मीद करता हूं कि आप इसको बिल्कुल समझ गए होंगे। अब इसमें कोई भी कठिन बात नहीं रह गया होगा। ठीक है, चलिए, ये एक बड़ा टॉपिक था जिसे आपने समझ लिया।
एक छोटा सा टॉपिक और है, उसको मैं समझा दे रहा हूँ, फिर इस क्लास को खत्म करूंगा। और वो ये है, दर के आधार पर मुद्रास्फीति का वर्गीकरण। दर के आधार पर मुद्रास्फीति का वर्गीकरण है। दर मतलब कि किस दर से मुद्रास्फीति बढ़ रही है, ठीक है। तो इसमें जो इसका वर्गीकरण है वो ये है, रेंगती हुई मुद्रास्फीति, दूसरा चालू मुद्रास्फीति, तीसरा है भागती हुई मुद्रास्फीति, और एक है चरम मुद्रास्फीति। ठीक है, तो ये अलग अलग कैटेगरी इनका बना दिया गया है और ये इनके रेट के आधार पर है। तो अगर मुद्रास्फीति 3 से 5% के बीच में रहती है तो इसे रेंगती हुई मुद्रास्फीति कहा जाता है। अगर 3 या 5 से 10 के बीच में पहुंच जाती है प्रतिशत में तो इसे चालू यानी कि चलती हुई मुद्रास्फीति कहा जाता है। और जो विकासशील देश होते हैं वो इसी कैटेगरी में होते हैं, ठीक है। जो विकासशील देश होते हैं वो इसी कैटेगरी में होते हैं, क्योंकि उनकी जो मुद्रास्फीति है वो ना तो बहुत कम होती है और ना ही जो है बहुत ज़्यादा होती है, इसी बीच में वो फ्लक्चुएट करते हैं। भागती हुई मुद्रास्फीति का मतलब है कि अगर रेट 10 से 30% की ओर बढ़ जाए तो इसे कहते हैं कि भागती हुई मुद्रास्फीति, ठीक है। और ये क्या होता है, एक संकेत होता है कि आपका अर्थव्यवस्था गड़बड़ हो रहा है, संभाल लीजिए, ठीक है। और जब 30% को मुद्रास्फीति पार कर जाए तो इसे कहते हैं चरम मुद्रास्फीति, और जब इससे भी ऊपर चली जाए तो उसे कहते हैं कि इकोनॉमिक सिस्टम का कोलैप्स होना, यानी कि वहां पर अर्थव्यवस्था कोलैप्स कर गई, ठीक है। तो यह है मुद्रास्फीति का दर के आधार पर वर्गीकरण। हो सकता है कभी परीक्षा में आपके पूछ लिया जाए, इसलिए मैंने इसको बता दिया। रेंगती हुई में 3 से 5% के बीच में होगा तो उसको रेंगती हुई कहा जाएगा। ये बेहतर स्थिति होती है, ठीक है, ये बेहतर स्थिति होती है मुद्रास्फीति की। यहां तक ठीक है, यानी कि चालू अगर है तो भी ठीक है, लेकिन इसके बाद की जो स्थितियां हैं खतरनाक स्थिति होती है मुद्रास्फीति की, ठीक है। तो ये है पूरा मुद्रास्फीति। अब इसके बाद में मुद्रास्फीति से संबंधित अन्य जो कारक हैं उस पर हम विचार करेंगे, लेकिन वो अगली क्लास में करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि स्टैगफ्लेशन क्या होता है, अभी इंडियन इकोनॉमी में स्टैगफ्लेशन के लक्षण दिखने लगे हैं, ठीक है, तो उसको हम समझेंगे। तो अगली क्लास में मुद्रास्फीति से संबंधित उसके जो अन्य कारक हैं उसको हम समझेंगे। बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाला, सीधे सवाल आते हैं वहां से, ठीक है। तो उस क्लास को आप मिस नहीं करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, बात करेंगे मुद्रास्फीति से संबंधित उसके अन्य कारकों पर, ठीक है। जाने से पहले मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं। खुशखबरी ये है कि आपके भाई बहन छोटे या आपके दोस्त या आपके कुछ जानने वाले अगर एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, ग्रुप डी, सी या यूं कहें कि बैरियस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। पढ़ाई के क्षेत्र में विद्यार्थी इसको मौसमी तैयारी भी बोलते हैं, जिसका फॉर्म आ जाए उसी की तैयारी में लग जाओ। तो अगर मौसमी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए खुशखबरी ओनली यूपीएससी लेकर के आया है। उनके लिए हम एक चैनल शुरू कर रहे हैं, ओनली सरकारी एग्जाम, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप जाएंगे, उसको सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे, वहां पर भी आपकी पूरी तैयारी फ्री में करवाई जाएगी। मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, साथ ही साथ साइंस, करंट अफेयर्स भी कवर किया जाएगा। और जो फीस आपका पड़ेगा वो बहुत महंगा है, क्योंकि कुछ भी नहीं है, फिर भी महंगा है, 0 रुपया फीस आपका, 0 रुपया। और महंगा इसलिए है क्योंकि इसके लिए बस सिंपल सा आपको काम करते रहना है और रेगुलर करना है, इसलिए महंगा है। वो काम है कि आप उसको लाइक जरूर किया करेंगे, उसको शेयर भी कर देंगे, ताकि जितने भी लोग हैं संसाधन के अभाव में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं वो फायदा उठा पाएं और अपने करियर को अच्छा बनाने के लिए संसाधन के अभाव में पीछे ना रह जाए, ठीक है। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, या आपको नहीं पढ़ाई करना है उससे, आप यूपीएससी कर रहे हैं तो आपके बहुत सारे जानने वाले हैं, उनको आप इस सलाह दे सकते हैं।
शिक्षा का काम पढ़ना या पढ़ाना, यह दोनों पुण्य का काम होता है। तो इस काम में जितना करेंगे आप उतना अपने आप को बेहतर पाएंगे, आपका व्यक्तित्व उतना अच्छा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, बात करेंगे मुद्रास्फीति से संबंधित अन्य कारकों की। थैंक यू।